हाल ही के वर्षों में न्यायपालिका ने विधायिका कार्यपालिका दोनों की भूमिका हासिल कर ली है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ परीक्षण कीजिए। अनुच्छेद 142 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिग्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश पारित दे सकता है जो पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक हो। कभी-कभी न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और समाज में न्याय को बढ़ावा देने तथा विधायिका और कार्यपालिका की रिक्तियों को पूरा करने में सक्रिय भूमिका निभाती है। कुछ मामले जहां न्यायपालिका ने विधायिका और कार्यपालिका दोनों की भूमिका निभाई वे हैं। केशवानंद भारती मामला केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान संशोधन करने की सरकार की शक्ति असीमित नहीं है और उसने बुनियादी संरचना की अवधारणा दी। द्वितीय मामला मेनका गांधी बना भारत संघ। अनुच्छेद 21 न केवल मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ बल्कि मनमानी विधायी कार्रवाई के खिलाफ भी उपलब्ध होना चाहिए। कानून की उचित प्रक्रिया की अवधारणा को संविधान में जोड़ा गया। फिर विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर किसी विशिष्ट कानून के अभाव में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए। राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण बना भारत संघ 2014, जिसमें जन्म के समय निर्धारित लिंग के बजाय समय के लिंग की पहचान करने का अधिकार। श्याम नारायण चौक से बना भारत संघ 2016। भारत के सभी सिनेमाघरों में फीचर फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाएगा। फिर है शराब प्रतिबंध 2017। एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए किसी भी राष्ट्रीय और राजमार्ग के 500 मीटर के दायरे में खुदरा होटल, रेस्तरां और बार में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। सातवीं अरुण गोपाल बना भारत संघ 2017। सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाली के दौरान आतिशबाजी छोड़ने का समय तय किया था और उन आतिशबाजी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। एमसी मेहता बना भारत संघ। यह आदेश देकर कि 30 मार्च 2020 से कोई भी BS4 वाहन नहीं बेचा जा सकता और केवल BS6 वाहन ही उस तारीख के बाद बेचे जा सकते हैं। अनूप बरनवाल बना भारत संघ। उच्चतम न्यायालय ने 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के संवैधानिक पद पर नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सलाह के आधार पर की जानी चाहिए। तो न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। न्यायिक समीक्षा, सक्रियता और अतिरेक की रोकथाम के सिद्धांतों को संतुलित करने से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण जैसे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा होगी। फिर भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका बताते हुए राजनीति में जातिवाद के सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव स्पष्ट कीजिए। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका। जातीय संगठन अपने हितों के अनुसार निर्णय करने, अपने हितों के प्रतिकूल होने वाले निर्णयों को रोकने हेतु निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। फिर राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का निर्णय। जातिगत आधार पर मत व्यवहार। मंत्रिमंडल के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व। जातिगत दबाव समूह। मेयर के अनुसार जातीय संगठन राजनीतिक महत्व के दबाव समूह के रूप में प्रकृत हुए हैं। जाति के आधार पर आरक्षण की मांग। चुनाव प्रचार में जाति का सहारा। जातिगत आधारों पर राजनीतिक अभियानों का उदय। फिर है राजनीति में जातिवाद के सकारात्मक प्रभाव। जातीय राजनीति के संबंध ने लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। शासन से अधिक फायदा लेने के लिए अपनी जाति में एकता बनाए रखने की प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक सक्रियता, सामाजिक सेवा। जातीय संगठनों में सक्रिय लोग राजनीतिक में सक्रिय। फिर समाज की सभी जातियों के खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, आचार विचार में निम्न जातियां उच्च जातियों का अनुसरण करती हैं, अतः इन क्षेत्रों में समानता बड़ी है।
रूडोल्फ के अनुसार जाति की राजनीति ने जातियों के पद सोपन या संबंध को भी तोड़ दिया है। फिर जातीय सक्रियता के कारण समाज में उन जातियों का महत्व भी बढ़ गया है जो पहले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप में शक्तिहीन थी। जातिगत विभिन्नीकरण के चलते भारत में कोई भी धार्मिक समुदाय एकीकृत बहुसंख्यक समुदाय नहीं बन पाता। अतः भारत में लोकतांत्रिक बहुसंख्यक तानाशाही का शिकार होने से बच गया है। राजनीति पर जातिवाद के नकारात्मक प्रभाव। डी.आर. गौडगिल का मत है कि जाति का प्रभाव प्रजातंत्र के विकास में सहायक नहीं है। डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार भूतकाल में जाति के चाहे जो भी लाभ हो, आज प्रगति में बाधक है। जातिवाद से समाज में तनाव, संघर्ष पैदा होता है। राष्ट्रीय हित का नुकसान, रूढ़िवादिता को बढ़ावा, सरकार दबाव में कार्य करती है। बंधुत्व व एकता की भावना को हानि, सामाजिक समरसता में कमी, जैसे गुजर मीणा जाति के बीच कुछ क्षेत्रों में पैदा तनाव। जाति के आधार पर प्रत्याशियों का चयन, मंत्रिमंडल में स्थान से योग्य व्यक्ति चुनाव हार जाते हैं। राष्ट्रीय हितों के बजाय जातीय हितों को प्राथमिकता। जाति के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन, जैसे बीटीपी और बीएपी आदि। जातिवादी सोच रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है, जिससे वैज्ञानिक व प्रगतिशील दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता। असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती है अल्पसंख्यक जाति समुदाय में। जातिवाद लोकतंत्रीय भावना के विरुद्ध होता है, वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देता है। जातिवाद देश, समाज, राजनीति के लिए बाधक है। लोकतंत्र व्यक्ति को इकाई मानता है, ना कि किसी जाति या समूह को। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की राजनीति के निर्धारक तत्वों को परिभाषित कीजिए। तो जाति प्रधान राजनीति। 1950 से 1970 तक यहाँ राजनीति में जाट, राजपूत दो जातियां प्रतिद्वंदिता थी। 1900 के बाद जाट, राजपूत, ब्राह्मणों के अलावा मीणा, मेघवाल, गुज्जर, सैनी, यादव जातियों का भी प्रतिनिधित्व व पहचान राजनीति करने लगी तथा जागरूक हो गई है। सांप्रदायिक राजनीति की अवहेलना। राम मंदिर व बाबरी विध्वंस वाले दौर को छोड़ दें तो अमूमन राजस्थान को राजनीतिक संप्रदाय से दूर ही रहती है। राजस्थान की राजनीति संप्रदाय से दूर ही रहती है। हालांकि पिछले कुछ वर्ष में हिंदुत्व की राजनीति हावी होने लगी है। एक दलीय से बहुदलीय, बहुदलीय से द्विदलीय व्यवस्था की स्थापना। गुटबंदी प्रधानता। अगर सुखाड़िया के दौर को छोड़ दे तो कांग्रेस 2 या 3 गुटों में बटी रही है जो आपस में खींचतान करते हैं। वर्तमान में गहलोत व पायलट गुट, भैरव सिंह शेखावत के खिलाफ हरिशंकर बावड़ा और ललित किशोर चतुर्वेदी आदि ब्राह्मण गुट। फिर दल बदल व जोड़ तोड़ की राजनीति। शुरुआत जयनारायण व्यास कुछ विधायकों को कांग्रेस में मिलाकर। फिर 1967 में सुखाड़िया, 1990 और 93 में भैरव सिंह, 2008 और 18 में गहलोत दल बदल व जोड़ तोड़ से ही मुख्यमंत्री बने। क्षेत्रीय इतिहास से प्रभावित राजनीति। शुरू में ढूंढाड़, बाद में मारवाड़ व मेवाड़ के नाम से राजनीति प्रभावित रही। निर्दलियों की निर्णायक स्थिति। 1952 के चुनाव में 39 निर्दलीय जीते, 27% मत प्राप्त किए। 15वीं विधानसभा में 13 निर्दलीय जीते। बाहरी नेताओं का प्रभाव। बूटा सिंह जालोर, राजेश पायलट दौसा, बलराम जाखड़ सीकर, चौधरी देवीलाल सीकर से लोकसभा सदस्य रहे हैं। फिर सामंतवाद का प्रभाव। राम राज्य परिषद स्वतंत्र पार्टी राजाओं महाराजाओं की पार्टी थी। महारावल लक्ष्मण सिंह व जयपुर की गायत्री देवी ने राजस्थान की राजनीति को प्रभावित किया। बढ़ती जन भागीदारी व मत प्रतिशत तथा समावेशी होती राजनीति। राजनीतिक गत्यात्मकता से क्या तात्पर्य है? राजनीतिक गत्यात्मकता से तात्पर्य ऐसे कारकों से है जो राजनीति को गतिशीलता प्रदान करते हैं। राजनीतिक दलों का राजनीतिकरण होने पर एक सुचारू राजनीति में बाधा भी उत्पन्न करते हैं, जैसे जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि। फिर है भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय के किन्हीं 4 कारणों को लिखिए। क्षेत्रीय जन महत्वाकांक्षा का राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा की तुलना में अलग स्वरूप होना, राष्ट्रीय पार्टियों का क्षेत्रगत विभाजन होना, क्षेत्रीय विकासगत असमानताओं का
होना, तो क्षेत्रीय विकासगत असमानताओं का होना, स्थानीय व्यक्तित्व, जाति व संस्कृति का भिन्न स्वरूप होना। फिर है स्वापक आतंकवाद को परिभाषित कीजिए। तो स्वापक आतंकवाद से तात्पर्य स्वापक पदार्थ के अवैध व्यापार की क्रमबद्ध धमकी अथवा हिंसा द्वारा सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के प्रयास से है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग कोलंबिया और पेरू में किया गया था। तो स्वापक आतंकवाद से तात्पर्य अवैध व्यापारों अवैध व्यापारियों की क्रमबद्ध धमकी एवं हिंसा द्वारा सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास है। फिर है मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले 4 कारक। तो जाति, धर्म, भाषा, व्यक्तित्व, सत्ताधारी दल का प्रदर्शन, चुनाव अभियान, गुटबाजी। फिर तदर्थ दल क्या है? तो ऐसे दलों का संगठन किसी शक्तिशाली व्यक्ति या स्थानीय अथवा राज्य के मुद्दों के आधार पर होता है। ये दल बहुत दिनों तक टिक नहीं पाता। उदाहरण भारतीय क्रांति दल 1967 चरण सिंह। फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पहलू लिखिए। अनुच्छेद 19 में प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के निम्न पहलू हैं: प्रेस की स्वतंत्रता, चुप रहने का अधिकार, जानने का अधिकार, रिपोर्ट करने और ब्रॉडकास्ट करने का अधिकार। फिर है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव क्या है? तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन युवाओं की आवाज सुनने के लिए किया जाता है, जो आने वाले वर्षों में सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न करियर में शामिल होंगे। पहला राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 12 जनवरी से 27 जनवरी 2019 तक आयोजन किया गया था। चौथा महोत्सव 2023 में नई दिल्ली में एक बेहतर कल के लिए विचार, विश्व के लिए भारत थीम पर किया गया। फिर है सीबीआई के लिए सामान्य सहमति के अपवाद लिखिए। तो सीबीआई के लिए सामान्य सहमति के अपवाद मतलब डीपीएससी अधिनियम के तहत सामान्य सहमति के अपवाद निम्नलिखित है: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय राज्य की सहमति के बिना देश के कहीं भी किसी भी अपराध की जांच करने का आदेश सीबीआई को दे सकती है। फिर सहमति उन मामलों में लागू नहीं होती जहां कोई व्यक्ति रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। फिर कैग की निष्पक्षता व स्वायत्ता हेतु कोई भी 2 संवैधानिक रक्षा कवच लिखिए। अनुच्छेद 148 में कैग को प्रदत्त संवैधानिक रक्षा कवच निम्नलिखित हैं: कार्यकाल की सुरक्षा मुहैया कराई गई है तथा उन्हें केवल संविधान में वर्णित विशेष प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। इनका वेतन व अन्य शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होती हैं। इनकी नियुक्ति के बाद वेतन, अधिकार, छुट्टियां, पेंशन, सेवानिवृत्ति में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फिर भारत में निःशुल्क कानूनी सहायता की आवश्यकता क्यों है? सभी लोग तक न्याय की पहुंच को बढ़ावा देना। लंबित मामले 77% कैदी विचाराधीन कैदी हैं, जो कि 2021 की बात है। फिर कानून के तहत समान संरक्षण प्रदान करना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, गलत दोष सिद्धि को रोकना। फिर है वैकल्पिक विवाद समाधान के प्रकार बताइए: मध्यस्थता, सुलह, माध्यमस्थ और समझौता, लोक अदालत। तो मध्यस्थता हो गया, सुलह करना हो गया, और माध्यस्थम हो गया, समझौता हो गया, लोक अदालत हो गया। तो ये वही है आर्बिट्रेशन, कंसाइलेशन और भूल गया मैं 7वीं अनुसूची। तो संविधान की 7वीं अनुसूची का प्रावधान अनुच्छेद 246 के तहत किया गया है। इसमें 3 सूचियां शामिल हैं जो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करती है। संघ सूची में 97 प्रविष्टियां हैं, समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां, राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां हैं। फिर है मंत्रिमंडलीय समितियां क्या हैं? तो इनका गठन मंत्रिमंडल की सलाह पर सहायता हेतु किया जाता है। मंत्रिमंडल की सलाह एवं सहायता हेतु किया जाता है। प्रकृति में ये संविधान इतर हैं। 2 प्रकार की होती हैं: स्थायी और तदर्थ।
इनके निर्णय अंतिम नहीं होते, मंत्रिमंडल द्वारा पुनर्विचार किया जाता है। फिर है, भारत में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अधीन तथा किस वर्ष लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1919 की धारा 96C के प्रावधानों के अधीन 1 अक्टूबर 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। दया याचिका को आवश्यकता समझाइए। दया याचिका न्यायिक प्रक्रिया में एक मानवतावादी पक्ष जोड़ती है, क्योंकि दंड की समीक्षा विधिक दृष्टिकोण से परे की जा सकती है। फिर है, यह न्यायपालिका द्वारा न्याय प्रदान करने में हुई चूक, संदिग्ध दोष सिद्धि के मामले में निर्दोष व्यक्ति को सजा से बचाने में मदद कर सकती है। रिमोट वोटिंग के पक्ष में तर्क दीजिए। चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं के प्रतिशत में वृद्धि हो जाएगी। आम चुनाव 2019 में मतदान हुआ 67.4%। प्रवासियों को उनके मूल स्थान से जोड़ती है। इस प्रकार उसके सामाजिक रूपांतरण में सहायक वृद्धि होती है। यह संविधान के अनुच्छेद 326 की भावना के अनुरूप है। रिमोट वोटिंग प्रतिनिधि लोकतंत्र को मजबूत करती है। सामाजिक लोकतंत्र क्या है? सामाजिक लोकतंत्र के तहत पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर न्याय संगत व समानतापूर्ण समाज के निर्माण के लिए सामाजिक व आर्थिक हस्तक्षेपों का उपयोग किया जाता है। समानता, सार्वभौमिक सेवाएं व सहभागी लोकतांत्रिक संस्थाएं इसके स्तंभ है। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। अनुच्छेद 142 की आलोचना कीजिए। इस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त शक्तियों की व्यापक प्रकृति मनमानी और अस्पष्ट है। पूर्ण न्याय शब्दावली की मानक परिभाषा का अभाव है। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। दलों में आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ाने के उपाय। दलों को संवैधानिक दर्जा, आंतरिक संगठन के आधार पर। फिर संगठनात्मक चुनाव, पदाधिकारियों के उचित नियम होने चाहिए। निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन करने में विफल रहने वाले दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति दी जानी चाहिए। इंदिरा साहनीवाद 1992 के निर्णय के बिंदु को लिखिए। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% कोटे को बरकरार रखा गया। आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। पिछड़े वर्ग को क्रीमी की शर्त से बाहर रखा जाना चाहिए। पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। पेशा के अधिनियम की सीमाएं लिखिए। चार प्रमुख जनजातियां राज्य अर्थात झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ने अभी तक पेशा नियमों का निर्माण नहीं किया है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। जो बेल्ट है, जो पुराना एमपी है, वो पूरा। फिर कानून के उपेक्षा करने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग। कानून की उपेक्षा करने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाता है। कानून का निम्न स्तरीय कार्यान्वयन। फिर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम क्या है? तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का उद्देश्य अलग अलग विकास मानकों पर पिछड़े प्रखंडों के प्रदर्शन में सुधार करना है। शुरुआत में इस कार्यक्रम के तहत 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 प्रखंडों को शामिल किया गया है। विकास मानक है स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल, वित्तीय समावेशन। फिर स्थानीय स्वशासन की लेखा परीक्षा का महत्व बताइए। स्थानीय स्वशासन की लेखा परीक्षा का महत्व। तो जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक, अनियमित लेखा परीक्षक को रोकने में सहायक, पारदर्शिता लाने में सहायक, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सहायक, लोक जागरूकता बढ़ाने व जोखिम विश्लेषण में सहायक। फिर नियम 184 व 193 में अंतर। तो नियम 184 के तहत किसी भी मुद्दे पर विचार व चर्चा के साथ साथ मतदान की भी व्यवस्था होती है, परंतु 193 में केवल विचार होता है, मतदान नहीं होता। भूले जाने का अधिकार क्या है? भूले जाने का अधिकार इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण को सीमित करने, डीलिंग करने, हटाने या सही करने की व्यक्तियों की क्षमता को संदर्भित करता है। यह डेटा संरक्षण गोपनीयता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बी.एन. श्रीकृष्ण समिति द्वारा इस पर बल दिया गया है।
दल विरोधी कानून के क्रियान्वयन में विसंगतियों को दूर करने के लिए अपने सुझाव दीजिए। राजनीतिक दल बदल के मुद्दे निपटने के लिए 1985 में भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के रूप में दल बदल विरोध कानून को अधिनियमित किया गया था। राजनीति को स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए इस कानून में वर्तमान अनेक विसंगतियां आ गई हैं। इन्हें दूर करने के सुझाव निम्नलिखित हैं। दल बदल की परिभाषा को सीमित करना ताकि विधायकों सांसदों को स्वतंत्र रूप से सोचने और अपनी राय व्यक्त करने में कोई परेशानी ना हो। दलों में आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। नेतृत्व चयन लोकतांत्रिक होना चाहिए। आचार समिति की सक्रिय भागीदारी। तो आचार समिति की सक्रिय भागीदारी विधायकों की खरीद फरोख्त पर रोकने में मदद कर सकती है। दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का मुद्दा निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा किया जाना चाहिए। फिर किसी भी प्रकार से के भ्रम से बचने के लिए कानून में अधिक स्पष्टता लानी चाहिए। तो किसी भी प्रकार के भ्रम से बचने के लिए कानून में अधिक स्पष्टता लानी चाहिए। और दल बदल कानून में विसंगतियों के कारण यह मूल उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर राजनीतिक अवसरवाद को बढ़ावा दे रहा है। अतः विसंगति को प्रभावी रूप से दूर कर देना चाहिए। फिर मूल ढांचे के सिद्धांत के संबंध में प्रमुख चुनौतियां स्पष्ट कीजिए। मूल ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती वाद 1973 में दिया गया था, जिसके संदर्भ में चुनौतियां निम्नलिखित हैं। मूल ढांचे के दायरे को परिभाषित नहीं किया गया है। इससे न्यायिक सक्रियता का विस्तार होता है। उदाहरण एनजेसी अधिनियम रद्द। फिर संसदीय संप्रभुता के साथ संघर्ष की स्थिति बनी रहती है और संविधान संशोधन में कठिनाई होती है। अतः देश में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए सिद्धांत को अनुप्रयोग में निरंतरता होनी चाहिए। हेट स्पीच को परिभाषित कीजिए, इससे निपटने के सुझाव दीजिए। तो विधि आयोग के अनुसार नस्ल, नर जातीयता, लिंग, लैंगिक सुझाव, धार्मिक विश्वास और इसी तरह के संदर्भ में परिभाषित व्यक्तियों के समूह के खिलाफ घृणा के लिए उकसाने को हेट स्पीच कहते हैं। निपटने के सुझाव। हेट स्पीच को आपराधिक बनाने के लिए आईपीसी में नवीन धाराओं को जोड़ना, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक जैसी सोशल मीडिया एजेंसियों के लिए एक सख्त आचार संहिता लागू करना, प्रानुभूति की भावना का विकास, विविधता को बढ़ावा देना, कानूनी ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है। जातिगत जनगणना क्या है, इसके पीछे तर्क दीजिए। जातिगत जनगणना में जनसंख्या के आंकड़े का जातिवार सारणीकरण किया जाता है। तो जातिगत जनगणना में जनसंख्या के आंकड़े का जातिवार सारणीकरण किया जाता है। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आयोजित होती है। पक्ष में तर्क। यह जातिगत एवं उपजातिगत आधार पर लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझने के लिए आवश्यक है। सकारात्मक कार्यवाही एवं न्याय का पुनर्वितरण करने हेतु नीतियां तैयार करने के लिए उपयोगी है। एनएफएचएस एनएसएसओ द्वारा एकत्र किए गए जातिगत आंकड़े जनगणना के विपरीत सर्वेक्षण पर आधारित अनुमान हैं। सभी उपलब्ध आंकड़ों का समग्र रूप से अध्ययन करने के लिए जातिगत आंकड़े उपयोगी हैं। भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधान लिखिए। तो 7वीं अनुसूची यह समनु संहिता के सिद्धांत के आधार पर संघ राज्य समवर्ती सूचियों का निर्धारण करती है। एकीकृत न्याय प्रणाली जो राज्यों के साथ साथ केंद्रीय कानूनों को भी लागू करने के लिए उत्तरदायी है। फिर अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाएं, अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्य परिषद का गठन, अनुच्छेद 261 के तहत उपबंधित पूर्ण विश्वास व पूर्ण मान्यता संबंधी खंड, वित्तीय क्षेत्र में वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 तथा जीएसटी परिषद, अनुच्छेद 279A। इस प्रकार भारतीय संविधान में सहकारी संघवाद की परिकल्पना की गई है। इसमें राष्ट्रीय एवं राज्य एजेंसियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। अंतरराज्यीय सीमा विवाद का कारण लिखिए।
तो वोट बैंक की राजनीति हेतु अंतर्राज्यीय विवादों का उपयोग करना, प्रशासनिक सुविधा एवं वाणिज्यिक हितों के आधार पर सीमाओं के निर्धारण की ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति। फिर सीमा विवाद के समाधान में संवैधानिक तंत्र की विफलता, बाहरी लोगों के प्रवास से स्वदेशी लोगों में भय, सीमाओं की उचित पहचान करने व चिन्हित करने में भौगोलिक विशेषताओं से जुड़ी जटिलताएं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित क्षेत्रीय परिषदों का आशानुरूप कार्य न करना, संसदीय विशेषाधिकारों को परिभाषित करते हुए इनसे जुड़ी चुनौतियां बताइए। संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 194 विधायिका के सदस्यों को प्राप्त हुए कुछ कानूनी संरक्षण हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। संसदीय विशेषाधिकार से जुड़ी चुनौतियां, यह प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है, राजनेताओं को स्वयं के मामले में न्यायाधीश बनने की अनुमति देता है। विधायिका के सदस्य ही यह तय करते हैं कि क्या उल्लंघन हुआ है और क्या दंड देना है। संहिताबद्ध विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति संवैधानिकता या सीमित शक्ति के सिद्धांत के खिलाफ है। यह शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन करती है। भारत में दबाव समूह कार्यशैली का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। भारत में दबाव समूह अब तक पश्चिमी देशों की भांति इतने विकसित नहीं हुए हैं कि वे कुछ अनिश्चित नियमों आदि के आधार पर कार्य कर सकें। भारत में दबाव समूह की कार्यशैलियों को लेकर निम्नलिखित आलोचनाएं की जाती हैं। भारत में दबाव गुट की शैली प्राय गुप्त रहती है। दबाव गुटों द्वारा अनैतिक असंवैधानिक साधनों का प्रयोग कर अपनी मांगे मनवाई जाती हैं। भारत में दबाव हित एवं राष्ट्रीय हितों के मध्य संतुलन कायम करना एक समस्या है। दबाव गुट द्वारा निजी हितों को प्राथमिकता दी जाती है। राजनीति में दबाव समूह व्यवस्था का सिद्धांत कमजोर है। विशिष्ट वर्गों के दबाव समूह होते हैं, वे भी निजी स्तर पर दबाव डालने की नीति का अवलंबन किया जाता है। विगत कुछ दशकों में अनेक दबाव समूहों द्वारा अपनी अवैध राष्ट्रीय विरोधी मांगे को मनवाने के लिए हिंसा के लिए राजनीति का सहारा लिया गया है। फिर है, एक सेकंड, क्या हो गया मेरे से। फिर है, भारत में दबाव समूह कार्यशैली के आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये तो अपने पढ़ लिया। फिर है, मूल्य अधिकार मर्यादाएं हैं। मूल्य अधिकार मर्यादाएं हैं, स्पष्ट कीजिए। मूल्य अधिकार विधानमंडल की शक्तियों को मर्यादित करती हैं। वे सभी विधायी या चाहे वे विधानमंडल द्वारा बनाई गई हों, सभी विधाइयां चाहे विधानमंडल द्वारा बनाई गई हो या प्रत्यायोजित प्राधिकारी द्वारा मूल अधिकार के अनुरूप होनी चाहिए। इसी प्रकार कार्यपालिका के सभी कार्य मूल अधिकार से संगत होने चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के अधीन और राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 213 के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश मूल अधिकार से असंगत नहीं होने चाहिए। असंगत होने की स्थिति में न्यायपालिका द्वारा अनुच्छेद 32 एवं 226 के तहत असंगत भाग को असक्त व शून्य कर सकती है। चुनाव में प्रौद्योगिकी का महत्व व चुनौतियां बताइए। हाल ही में नई दिल्ली में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी विषय पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें चुनावों में प्रौद्योगिकी के महत्व एवं संबंधित चुनौतियों पर चर्चा की गई। चुनावों में प्रौद्योगिकी का महत्व, यह पारदर्शिता को बढ़ाती है, जिससे एक निष्पक्ष और लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। मतदाता रजिस्टर को सटीकता में सुधार करने में मदद मिलती है। मतदाता रजिस्टर को सटीकता में सुधार करने में मदद मिलती है। उदाहरण ब्राजील में इलेक्ट्रॉनिक मतदाता पंजीकरण प्रणाली बनाई गई। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मत प्रणाली से पहुंच में सुधार होता है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से चुनाव कार्यालय
प्रबंधन प्रक्रियाओं में दक्षता में सुधार होता है। चुनाव से संबंधित जानकारी का प्रसार होता है। चुनाव में प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित चुनौतियां। डीप फेक का उपयोग, इसके जरिए विघटनकारी तत्व लोक धारणा को बदलने का प्रयास करते हैं। मतदाताओं का हेरफेर, उदाहरण के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका ने 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति अभियान के लिए कार्य किया। साइबर सुरक्षा जोखिम, रूस पर आरोप है कि 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को हैकिंग के लिए प्रभावित करने की कोशिश की गई। फिर है सार्वजनिक जनांकी का अर्थ समझाते हुए हाल ही में संपन्न राजस्थान 16वीं विधानसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डालिए। राजनीतिक जनांकी की जनसंख्या और राजनीतिक व्यवहार के संबंध में जनसंख्या के आकार, संरचना और वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन से है। तो राजनीतिक जनांकी की जनसंख्या और राजनीतिक व्यवहार के संबंध में जनसंख्या के आकार, संरचना और वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, जिसमें जनसंख्या परिवर्तन से राजनीतिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। राजनीतिक जनांकी के अंतर्गत युवाओं की वृद्धि, बढ़ती शहरी मतदाताओं की संख्या, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर मतदाताओं की संख्या का अध्ययन किया जाता है। हिंदू 89% है, मुस्लिम 9% है, अन्य 2% है, SC 18% है, ST 13 और जाट 12, गुर्जर 9, राजपूत 9, ब्राह्मण 7, मीणा 7। फिर 16वीं विधानसभा में महिला का प्रतिनिधित्व। 200 सीटों में से 199 पे मतदान हुआ। कुल 50 महिला उम्मीदवार, बीजेपी 20, 28 कांग्रेस और 2 निर्दलीय द्वारा चुनाव में उतारे गए। 16वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या घटकर 20 रह गई, जो पूर्व विधानसभा 15वीं में 23 थी। इस बार कुल 20 महिला विधायकों में बीजेपी व कांग्रेस की 9 उम्मीदवार विजयी रहीं। 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी विजयी रहीं। फिर छोटे राज्यों की मांगों की उत्पत्ति बताते हुए दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं, सांस्कृतिक विशिष्टता, प्रशासनिक दक्षता, असमान विकास के कारण छोटे राज्यों की मांग बढ़ रही है। छोटे राज्यों की मांग की उत्पत्ति, सांस्कृतिक विशिष्टता, क्षेत्रीय असमानता और कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व, वोट बैंक की राजनीति, प्रशासनिक उपेक्षा। दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग की मांग, भारत की विकसित हो रही संघीय संरचना को बदलती वास्तविकताओं के साथ अनुकूल होना चाहिए, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए और आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार करते हुए प्रशासनिक दक्षता के लिए प्रयास करना चाहिए। छोटे राज्यों की बढ़ती मांग, आर्थिक व्यवहार्यता और सार्वजनिक आकांक्षाओं दोनों के ध्यान में रखते हुए भारत के संघीय मानचित्र को फिर से निर्मित करने के लिए एक दूसरे पर राज्य पुनर्गठन आयोग की आवश्यकता को रेखांकित करती है। भारतीय राजनीति के स्वरूप नियमिति में आर्थिक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में नीति आयोग के समक्ष कौन-कौन सी चुनौतियां हैं? कार्यों का अति व्यापन, समृद्ध राज्यों का पक्ष, संवैधानिक प्रगति का अभाव, सक्रिय कार्रवाई योग्य लक्ष्यों का अभाव, कार्यान्वयन पर सीमित फोकस, कार्यों का प्रतिध्यापन, सौंपे गए कार्यों के निर्वहन में नीति आयोग के कार्य क्षेत्र अंतरराज्य परिषद के कार्य क्षेत्र से कहीं टकरा जाते हैं। समृद्ध राज्यों का पक्ष, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को प्रोत्साहन देने से पहले ही समृद्ध राज्यों को अधिक लाभ हो सकता है, जबकि पिछड़े राज्यों को हानि हो सकती है। फिर संवैधानिक प्रगति का दर्जा, इसे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया है। इसमें सहकारी हस्तक्षेप की अत्यधिक संभावना है। सक्रिय कार्यवाही योग्य लक्ष्यों का अभाव, कार्यान्वयन पर सीमित फोकस। फिर है प्रिवेंटिव डिटेंशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए जुड़े हुए मुद्दों पर प्रकाश डालिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन अनुच्छेद 22(3) का अर्थ है अपराध करने से पहले ही किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना जो कानून और व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अभी तक कोई अपराध किया नहीं होता, लेकिन प्राधिकारियों को लगता है कि वह ऐसा कर सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन से जुड़े मुद्दे,
प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों के अत्यधिक प्रशासनिक नियंत्रण में लागू करने और न्यायिक हस्तक्षेप सीमित करने से कार्यकारी निरंकुशता बढ़ती है। डिटेन किए गए व्यक्ति के मूल अधिकारों अनुच्छेद 14, 19, 21 का उल्लंघन है। दुरुपयोग 2018 से 2020 तक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी डिटेंशन ऑर्डर में 78% गलत पाए गए हैं। डिटेंशन संबंधी आदेशों के खिलाफ रिट याचिकाओं की सुनवाई में कई महीने लग जाते हैं। नतीजतन यह प्रक्रिया उत्पीड़क बन जाती है।